हमारी सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। बच्चों, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास का साइंस, है ना। 10th क्लास का साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो है हम लोग आज के सेशन में जो कवर करने वाले हैं वो केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री में 10th की अगर बात किया जाए झारखंड बोर्ड का, तो उसमें जो है इस साल एक चैप्टर आपका है आवर्त सारणी। इस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब आपके सिलेबस से जो है पाठ्यक्रम से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। आप सबों को जो भी 25 में एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उनके लिए केमिस्ट्री में 10th बोर्ड के लिए झारखंड का 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु और चौथा चैप्टर जो है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला क्लास जो है वो आपको दे दिया गया है, जिसमें हम लोग परिचय एवं सह संयोजक बंध के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किए थे, है ना। तो अगर कोई भी बच्चे अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आज का जो क्लास है उसको आप देखिएगा, क्योंकि साइंस का सारा सब्जेक्ट जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। और यहाँ तो चैप्टर है, तो चैप्टर में सबसे पहला अगर हम लोग नहीं पढ़ लेते हैं उसका टॉपिक, अगला टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हैश के साथ देखिए 1 लिखा हुआ है, मतलब ये पार्ट 1 है ना। उसके बाद जो है आज हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ने का, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। झारखंड बोर्ड एग्जाम जो भी बच्चे 2025 में देंगे उनके लिए ये जो वीडियो है ये अंतिम प्रहार के रूप में दिया जा रहा है। फिर से बता दें कि कार्बन एवं उसके यौगिक जो हैं ये बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो में देते जा रहे हैं क्लास आप सबों को। उसी तरीके से आप लोग सबसे पहले उसको अच्छे से समझिए, फिर उसको नोट्स कीजिए और फिर से रिवीजन के तौर पर 8 दिन 4 दिन 5 दिन में एक बार वीडियो को देखते चले जाइए। आराम से एग्ज़ाम तक जो है आपका अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज के क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 2 होगा और यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कार्बन का अपर रूप और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये दोनों टॉपिक जो है आपके 2-2 नंबर में जो है झारखंड 10th बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम लोगों का है कार्बन का अपर रूप, है ना। अब देखो, कार्बन की अपर रूप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या कहता है। तो कह रहा है कि अपर रूपता जो है वो एक प्रकार का गुण होता है जिसमें कोई तत्व, क्या चीज, कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, परंतु इसके रासायनिक गुण जो होते हैं ये समान होते हैं, ठीक है। और यही जो भिन्न रूप होता है ये क्या कहलाता है, ये अपर रूप कहलाता है। ये समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। समझने का यहाँ से प्रयास कीजिए। जैसे आपकी मैडम हैं, उनका जो है ना, उनका अगर देखा जाए तो रूप जो है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। कुछ दिन के बाद अगर आप देखने जाते हैं तो इनका रूप जो है कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और कभी और दिन के बाद अगर देखने जाते हैं तो उनका रूप जो है ना कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखा जाए तो एक तरह से बस एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। चलो, अब यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे तीनों जगह जो है आपकी मैडम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों रूप जो है ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, परिभाषा कह रहा है कि आप ये जो है तीनों रूप को, मान लीजिए कि ये कार्बन का तीनों रूप है, ठीक है। कार्बन को हम लोग जो डिनोट करते हैं यानी दर्शाने का काम करते हैं वो कैपिटल लेटर C से करते हैं, ठीक है।
अब ये जो कार्बन का जो तत्व है ना सी, ये क्या है कि अलग अलग रूपों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो तत्व है आपके, इनके भौतिक गुण भी होते हैं और इनके रासायनिक गुण होते हैं, यानी दो प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। अब ये जो गुण होते हैं ना, भौतिक गुण जो होगा, ये सारे जो अपर रूप हैं इनके अलग अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुण जो है वो तीनों जैसे ही अपर रूप है ना, तीनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, यानी एक जैसा होगा। अब यहाँ पे बात तुम लोग का मन में चल रहा होगा कि आखिर भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो तत्व का या तो फिर धातु अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, ये तुम लोगों को केमिस्ट्री का हम तीनों चैप्टर में बता चुके हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस परिभाषा को देखते हुए जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक गुण में क्या आ सकता है, रंग आ सकता है, आकार आ सकता है, स्वाद आ सकता है ना, ये सब क्या है, ये भौतिक गुण है। रासायनिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक गुण में रिएक्शन आ सकता है, यानी अभिक्रिया, ठीक है, क्या आ सकता है, अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो किसी भी अपर रूप का ये रंग जो होगा, स्वाद जो होगा और आकार जो होगा, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके जो रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, मान लीजिए कि एक कार्बन का ये अपर रूप है और ये एक अपर रूप है, इन दोनों के बीच अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो होगा वो एक तरह ही होगा, मतलब सेम होगा, है ना, इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि अपर रूपता जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है जिसमें कोई भी तत्व जो है वो क्या होता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन के अपर रूप जो है वो एक से अधिक रूप में पाए जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अपर रूप जो होता है उसका भौतिक गुण जो होता है ये अलग होता है और रासायनिक गुण जो होता है वो एक जैसा होता है ना। चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि कार्बन के अपर रूप विभिन्न रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करें कि कार्बन का जो अपर रूप है वो कितने प्रकार में पाया जा सकता है, तो ये मुख्य रूप से जो है ना ये दो प्रकार में पाया जाता है, ठीक है। एक इसका क्रिस्टल रूप होता है और एक दूसरा इसका सूक्ष्म क्रिस्टल रूप होता है, ठीक है। क्या होता है, सूक्ष्म क्रिस्टल रूप। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसका प्रकार जो है एक होता है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। अब अगर हम लोग इसकी उदाहरण को देखें तो क्रिस्टल रूप में क्या क्या पाया जाता है, तो हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया आपका और फुलेरिन हो गया आपका। ये तीन एग्जाम्पल जो है ना क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप की अगर हम लोग बात करें तो सूक्ष्म क्रिस्टल रूप में आपका कोयला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है इसमें चारकोल हो जाएगा और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा लैंप ब्लैक। अब यहाँ से समझने का प्रयास करना कि हीरा जो है वो क्या है। हीरा आप लोग देखे होंगे आभूषण के रूप में आपको देखने को मिला होगा। दूसरा ग्रेफाइट जो है आपको देखने को मिला हुआ होगा जब आप पेंसिल को लिखते हैं और पेंसिल के नोक में जब छीलने के बाद एक काला कलर का जो नोक निकलता है वही क्या है, ग्रेफाइट है। फुलेरिन शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, चलिए हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब सूक्ष्म क्रिस्टल रूप के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले कोयला हो जाएगा। कोयला आप लोग जलावन के रूप में सभी लोग प्रयोग किए होंगे घरों में, तो आई थिंक आप लोग देखे होंगे। अब चारकोल कहता क्या है, तो चारकोल जो है जब लकड़ी को जलाया जाता है, ठीक है, लकड़ी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। उसके बाद जब उसको पानी से आग को बुझा दिया जाता है तो छोटा छोटा कोयला के रूप में क्या है वो कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है, वही क्या है, चारकोल है। लैंप ब्लैक की बात अगर हम लोग करें तो ध्यान रखिएगा, पुराने जमाने का घर अगर देखे होंगे तो इस तरह का दीवारों पर जो है तख्ता बनाया जाता था, ठीक है, उसमें छोटा छोटा सामान जो है वो रखा जाता था। मान लीजिए भी दीपावली का दिन है, यहाँ पे हम लोग दिया को रख दिए हैं, है ना। अब ये दिया से जो यहाँ पे लौ निकल रहा है उससे इस जगह पर, ठीक है, यानी ये जो तख्ता है उसके ऊपरी किनारे पर जो है ना काला काला जो है कुछ यहाँ पे धब्बा पड़ जाएगा, ठीक है। यही धब्बा जो है ये लैंप ब्लैक कहलाता है, यानी लैंप से
ये धब्बा हुआ है और ब्लैक हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लैंप ब्लैक पड़ गया। अब यहाँ पे बात आता है कि ये लैंप ब्लैक है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन का अपर रूप हो जाएगा, है ना, यानी ये कार्बन ही है लेकिन उसका अलग रूप है। समझ में आया। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक एक करके कार्बन का अपर रूप को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने जो है ये हीरा का स्ट्रक्चर यानी संरचना जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ध्यान यहाँ से यही रखिएगा कि ये जो कार्बन एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है ना, वो कौन सा बंध से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक कार्बन है और ये जो दूसरा कार्बन है, ये जो इस बंध से जुड़ा हुआ है, इस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। क्या है, सहसंयोजक बंध है ये, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हीरा को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो हीरा का गुण पूछा जा सकता है, ठीक है, हीरा का लक्षण पूछा जा सकता है, हीरा का विशेषता पूछा जा सकता है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछे तो यही आपको 3 पॉइंट को लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये 3 पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हीरा जो होता है ये एक प्रकार का रंगहीन जो होता है पारदर्शी पदार्थ होता है। दूसरी क्या कह रहा है कि इसकी अत्यधिक चमक होती है, और ये चमक जो होती है वो किसके कारण होती है, तो ये उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, ठीक है। पहला देखो विशेषता यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझो। पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखें इसमें कि ये जो हीरा होता है ये रंगहीन होता है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है ना, यानी कोई रंग इसका नहीं होता है। ये दूसरी बात क्या है कि ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग हीरा से एक मतलब उसका छोर से दूसरे छोर अगर देखना चाहे, ठीक है, मतलब इस पार से उस पार अगर देखना चाहे तो हीरा से जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हीरा है, इसके यहाँ से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो इधर का भी स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, है ना। तो वही कह रहा है पारदर्शी होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है ये। अब कहता है कि हीरा की चमक बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरा का चमक क्यों ज़्यादा होता है, तो उसका चमक जो होता है ना इसलिए होता है क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक ध्यान रखना 2.42 होता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखना मात्रक जो अपवर्तनांक का होता है वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मात्रक अपवर्तनांक का कुछ भी नहीं होता है। दूसरा जो विशेषता कहा जा रहा है कि हीरा जो होता है ये बहुत ही भारी होता है, ठीक है। दूसरा ये अत्यधिक कठोर होता है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसीलिए इसको कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि कौन सा पदार्थ है जो कि कठोर प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हीरा। ध्यान रखना, ठीक है। हीरा क्या होता है, दूसरी विशेषता है कि हीरा जो होता है वो भारी होता है और वो कठोर होता है। तीसरा इसकी जो विशेषता है वो है कि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। अब कुचालक क्यों होता है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। क्वेश्चन में यहाँ दे सकता है क्यों होता है ना। तो इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है हीरा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। आपको हम बता चुके हैं कि मान लीजिए धातु और धातु वाला चैप्टर में था, ठीक है, धातु और अधातु है, ठीक है। क्या आपको बताए थे कि 99% धातु जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अधातु जो है ये 99% अधातु जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। अपवाद के रूप में हम लोग क्या देखे थे कि ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का अधातु होता है, लेकिन फिर भी ये धातु का क्या है, सुचालक है, तो इसीलिए 99% लिखे हैं, है ना। अब कह रहा है कि विद्युत का सुचालक और कुचालक जो होता है वो क्यों होता है। मान लीजिए कि कोई धातु है, ठीक है,
कोई धातु जैसे हम क्या ले लेते हैं, हम सोना ही, सॉरी, हम लोहा ले लेते हैं, है ना। अब लोहा से विद्युत जो है, विद्युत का धारा पास होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। तो लोहा अगर धातु है तो ये जो होगा ना, ये विद्युत का सबसे पहले क्या होगा, सुचालक होगा। अब सुचालक क्यों होगा, तो क्योंकि लोहा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वो क्या हो जाता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी उससे होकर विद्युत की धारा जो है ये प्रवाहित नहीं होंगी, है ना। जो कुचालक होगा उससे विद्युत का धारा पास नहीं होगा, जो सुचालक होगा उससे विद्युत का धारा क्या होगा, पास होगा। तो ये जो है आपके सामने तीन यहाँ से क्या है कि हीरा का आपका विशेषता दिया गया है, गुण दिया गया, लक्षण दिया गया। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जो यहाँ से देखना है वो उपयोग देखना है, ठीक है, कि हीरा का उपयोग जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो हीरा, हम इसका गुण में ही देखें कि हीरा जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है ना। हम लोग इसमें क्या देखें कि हीरा जो है ये एक बहुत कठोर पदार्थ होता है। कठोर पदार्थ होने के कारण ही इसका उपयोग जो है मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने में हम लोग करते हैं चाकू के रूप में, ठीक है। मान लीजिए कोई घर सुंदर सा बन रहा है, ठीक है, ये आपका जो है ये घर है, और इस घर को आप जब बना रहे हैं तो फर्श पर क्या किए हैं, मार्बल बिछा दिए हैं, है ना। अब इस मार्बल को जब बिछा दिए हैं तो इसको टुकड़ा करके बिछाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, टुकड़ा करके जब आप बिछा रहे हैं तो इसको काटने के लिए चाकू की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो है हीरा को चाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस मार्बल को काटा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसको भी काटने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है, तो हीरे का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ग्लास का सामान है उसको काटने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो हीरा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरा जो उपयोग है वो कहाँ होता है, तो दूसरा उपयोग जो है कोई भी आभूषण है उसमें ये जो हीरा पत्थर होता है ना, ये एक कीमती पत्थर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ये रिंग है ना, इस रिंग में क्या है कि यहाँ पे पत्थर जड़ा गया है और ये पत्थर कोई और नहीं है, ये क्या है, ये कीमती पत्थर आपका हीरा है, ठीक है। तो इस रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, मतलब ये आभूषण है, आभूषण के ऊपर जो है पत्थर का जड़ा, मतलब उसको जड़ा जाता है ताकि वो एक कीमती आभूषण बने, है ना। तो उस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो दूसरे अगर अपर रूप की हम लोग बात करें तो दूसरा अपर रूप के रूप में आपके सामने ग्रेफाइट है, ठीक है। अब ग्रेफाइट का भी गुण, लक्षण, विशेषता हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेफाइट में हम लोगों को क्या मिलेगा, समझो। ग्रेफाइट जो होता है ये भूरा काला कलर का होता है, ठीक है। दूसरा ये पारभासी पदार्थ होता है, यानी आर पार जो है देखने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, ये पारभासी होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग इसका जाएं तो कह रहा है कि ये जो ग्रेफाइट होता है ये हीरा से हल्का होता है। क्या होता है, हीरा से हल्का होता है, ये मुलायम होता है, दूसरा चिकना होता है और फिसलनशील होता है, ठीक है। तीसरा अगर विशेषता की हम लोग बात करें तो तीसरी विशेषता क्या देखने को मिलेगी, तो तीसरी विशेषता ग्रेफाइट का होगा कि ये विद्युत का तो अच्छा चालक होता है, परंतु ये ऊष्मा जो होता है ना इसका ये अच्छा चालक नहीं होता है। मतलब ऊष्मा का ये क्या होता है, कुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। और विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, मतलब सुचालक होता है। अच्छा चालक मतलब सुचालक होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखे होंगे कि ये जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल को जब आप छीलते हैं ना कटर से, तो ये जो लिखने वाला नोब आपके सामने जो दिखाई देता है यही क्या है, तो यही आपका ग्रेफाइट है, समझिएगा। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट है। अब यहाँ से पूछे कि ग्रेफाइट एक प्रकार का कौन सा तत्व है, तो ये जो है अधातु है। ये क्या है, अधातु है।
लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि अधातुएं जो होती है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये विद्युत का कुचालक होती है, मतलब ये विद्युत का चालक नहीं होती है। अधातु से होकर विद्युत का धारा जो है ये प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है अपवाद रूप में है, इससे विद्युत धारा जो है ये प्रवाहित होता है। तो ये जो होता है ये किस कलर का होता है, आप सभी जान रहे होंगे, ये भूरा काला होता है, ठीक है। पारभासी होता है, जैसा कि आप देखेंगे इसको जब, तो आपको साफ स्पष्ट जो है वो नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना। आगे कहता है कि ये जो होता है ना ग्रेफाइट जो होता है ये हीरा से हल्का होता है, ठीक है। यानी अगर भारी में पूछेगा कि ग्रेफाइट भारी है या तो हीरा भारी है, ठीक है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ध्यान रखिएगा, हीरा भारी होता है, हीरा से हल्का होता है क्या, ग्रेफाइट होता है। तीसरी बात यह है कि जो ग्रेफाइट होता है ये मुलायम होता है, मुलायम है यानी वो चिकना होता है, आप छू के जब देखेंगे तो इससे जो है ना फिसलन आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिसलता है ग्रेफाइट, इसीलिए कहता है कि ये फिसलनशील होता है। तीसरा कह रहा है कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब अच्छा चालक क्यों होता है, तो फिर से वही बात, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऊष्मा का ये क्या होता है, कुचालक होता है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होगा वो ऊष्मा का क्या होगा, तो ये कुचालक होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग ग्रेफाइट की संरचना के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्रेफाइट का संरचना है ना, इसको बनाने के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ये जो ग्रेफाइट की संरचना होती है इसको समझिए, इसको अच्छे से थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम लोग समझने की अगर हम लोग प्रयास करें इसमें, तो क्या क्या हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, तो समझना। ये जो ग्रेफाइट का संरचना होता है ये कार्बन परमाणु, क्या चीज का, कार्बन का जो परमाणु होता है ना उसका एक परतदार संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, परतदार संरचना होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको डॉट डॉट से ऐसे दिखाया गया है, ये खाली जो स्पेस दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे से ये सटा हुआ होता है इस टाइप का। मतलब एक दूसरे के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, और इस टाइप का कुछ संरचना देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, कार्बन परमाणु का ये परतदार संरचना होता है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रत्येक कार्बन का जो परमाणु होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कार्बन का परमाणु है, ठीक है। इसके साथ जो है ना 3 दूसरे अन्य कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं। देखिए, एक कार्बन परमाणु के साथ यहाँ पे 3 देखिए है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये 3 कार्बन के परमाणु है, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो 3 कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक बंध बनता है, ठीक है। अब इस बंध का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्या नाम है, सहसंयोजक बंध नाम है। अब ये बंध से जुड़कर कार्बन जो एक संरचना बनाती है, वो कैसी संरचना बनाती है, तो याद रखिएगा ये षटकोणीय संरचना बनाती है। कैसी संरचना, षटकोणीय रेखीय संरचना बनाती है ये, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, ये अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार का ये रचना देख रहा है ना, यही रचना कौन सी रचना है, षटकोणीय रचना है, ठीक है। अब रेखीय है, ये कोणीय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरह से जो है ना, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह से भी ये क्या है, ऐसा रचना जो है ये बनते चला जाएगा, मतलब एक रेखा में ये चलता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, षटकोणीय रेखीय संरचना है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि ये जो है ये फिसलन होता है, इसकी हम लोग वहीं पे देख चुके हैं। और अगला क्या है कि यहाँ पे जो है सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह जो है ये कार्बन की संरचना आपसे बनाने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इस संरचना को प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग के बारे में बात करें तो कहता है कि ग्रेफाइट के प्रमुख उपयोग है। क्या उपयोग है, तो इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि ग्रेफाइट का प्रयोग सेल के इलेक्ट्रोड में तथा पेंसिल के जो अंदर होता है ना भाग, उसमें लेड के रूप में किया जाता है। तीसरा है कि यह कागज पर काला चिन्ह बनाता है, इसीलिए इसको काला लेड भी कहा जाता है। देखिए,
ग्रेफाइट है उसको मान लीजिए हम चूर्ण के रूप में पाउडर बना लिए, ठीक है, क्या बना लिए हम लोग, पाउडर बना लिए। अब इस पाउडर का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे, तो बहुत तरह का मशीन होता है और मशीन में बहुत छोटे छोटे जो है ना वो पुर्जे लगे होते हैं। अब वो जो पुर्जा लगा हुआ है ना, उस पुर्जा में क्या है कि घर्षण लाना है हमको, तभी तो वो मशीन का यूज अच्छे तरीके से होगा। तो वो जो है घर्षण लाने के लिए मशीन के पुर्जों में स्नेहक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ग्रेफाइट का। दूसरा है कि बैटरी का जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग होता है और पेंसिल में लेड के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट का जो उपयोग पेंसिल में होता है किस रूप में होता है, तो लेड के रूप में होता है। बैटरी यानी सेल में जो प्रयोग होता है ग्रेफाइट किस रूप में होता है, तो इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। इसको ध्यान रखेगी, ठीक है। कह रहा है कि इसको काला लेड कहा जाता है, किसको काला लेड कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला लेड कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है क्यों कहा जाता है, तो भाई ग्रेफाइट जो होता है वो कागज पर काला चिन्ह बनाता है। जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं तो वो क्या करता है, काला चिन्ह बना देता है ना, इसीलिए इसको काला लेड कहा जाता है। चलो, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सबों को समझ में ना आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। हम दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से और अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा जो अपर रूप था वो हम लोगों का फुलेरीन था। ध्यान रखिएगा, 10th क्लास जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम है उसमें कार्बन का अपर रूप में आपसे 3 ही पढ़ना है, हीरा पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है और फुलेरीन पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोयला सब नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 ही अपर रूप का जिक्र करेंगे। फुलेरीन की खोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 वैज्ञानिक थे, और 3 वैज्ञानिक में अगर हम लोग बात करें तो हेरोल्ड, क्रोटा थे, रिचर्ड एशमाले थे और रॉबर्ट कर्ल थे, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। हेरोल्ड, क्रोटा, रिचर्ड एशमाले और रॉबर्ट कर्ल, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण से, जो इनएक्टिव वातावरण है, वहाँ से कार्बन का 2 छड़ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन का छड़ है, 2 छड़ हम यहाँ पे ले लिए, और इस कार्बन के दोनों छड़ के बीच में एक लेजर बीम हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मान लेते हैं ये लेजर बीम है। इस लेजर बीम से आर्क प्रवाहित करते हैं, मतलब इस लेजर बीम को हम लोग जलाते हैं, ठीक है। आर्क प्रवाहित करना मतलब यहाँ से दहन करना, ठीक है। आर्क प्रवाहित करने पर क्या होता है कि यहाँ पे समझिए कि जब आर्क हम प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर में जो है ना कुछ वाष्प होकर कार्बन का वाष्प बन जाता है, ठीक है। यानी कार्बन जो है वहाँ पे संघनित हो जाता है। क्या होता है, कार्बन जो है वहाँ पे जमा हो जाता है संघनित होके, और जब ये संघनित करने पर प्राप्त हुआ, मान लेते हैं ये संघनित हुआ और ये हमको मिल गया, ठीक है। अब कहता है कि प्राप्त जो काजल हुआ, जैसे हम लोग काजल भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, दिया में हम लोग घी डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं किसी बर्तन से, है ना। अब जो उसमें कालिक जो हो जा, मतलब वहाँ पे संघनित होकर जो बच जाती है, वही आपका काजल बन जाता है। तो वही कह रहा है, काजल से कार्बन का एक नया अपर रूप मिला, ठीक है। उस अपर रूप का नाम जो है C60 रखा गया जिस टाइम खोज हुआ था। आगे कहता है, तथा इस प्रकार के एक अन्य अपर रूप की खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किनको, फुलेरीन C16 खोजने के लिए तीनों वैज्ञानिक को ज्वाइंट रूप से जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यही जो अपर रूप C60 थी ना, उसका नाम क्या रखा गया, फुलेरीन रखा गया। ध्यान में अगर आप लोगों का होगा तो ये समझ में आया होगा कि 3 वैज्ञानिक थे, 1985 में निष्क्रिय वातावरण से 2 छड़ को लेते हैं, उसके बीच में एक लेजर बीम का आर्क प्रवाहित करते हैं, मतलब दहन करते हैं, उससे संघनित होकर जो है वाष्प के रूप में हमको प्राप्त होता है, और उसी नए अपर रूप को C60 कहते हैं, और इसी को हम लोग एक नाम के रूप में दे देते हैं फुलेरीन, है ना। चलो, फुलेरीन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस गेंद की तरह होता है। चलो इसका हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा गया है। फुलेरीन का अणुसूत्र जो होता है ये CN होता है। क्या होता है, अणुसूत्र जो होता है, ये पूछा जा सकता है, CN होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये CN जो होता है ये होता क्या है, ठीक है। तो CN जो है ना ये कुछ भी नहीं है, सॉरी,
ये जो है ना Cl कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ कहने का क्या है, C मतलब हो गया कार्बन और N का मतलब हो गया जो फुलेरिन को कार्बन का अपर रूप के रूप में खोजा गया, जैसे C60 हो सकता है, 70 हो सकता है, या इससे अधिक भी डिजिट का हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है फुलेरिन की जो प्रकृति होती है ना वो गोलाकार होती है, जैसा कि आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाए ये गोलाकार होती है ना। कहता है कि तथा इनमें सर्वाधिक अगर स्थायी रूप में अगर हम लोग अपर रूप देखें तो C60 को माना गया। जैसे आप समझिए फुलेरिन का जब खोज हुआ तो इसका अपर रूप के रूप में C60, C70, C80 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट अपर रूप के रूप में उभर कर सामने आया, सबसे बेस्ट जो अस्थाई अपर रूप के रूप में आया वो क्या था, फुलेरिन का C60 था। ध्यान रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में भी आया तो। अब देखो ये C16 का नाम जो है ना, ये फुलेरिन जो रखा गया था वो क्यों रखा गया था समझना। बंकमिंस्टर फुलेरिन, पूरा नाम जो इसका है वो है बंकमिंस्टर फुलेरिन। अब ये बंकमिंस्टर फुलेरिन जो रखा गया, क्यों रखा गया समझो इसको। जी ओडेसिक गुंबद, क्या है जी ओडेसिक, यहाँ पे समझना ओडेसिक गुंबद, ठीक है। अब ये जो जी ओडेसिक गुंबद है ना उसके आकार के जैसा ही C60 दिखा, ठीक है। अब ये जो जी ओडेसिक गुंबद था ये कहाँ पे था, तो ये अमेरिका में था। ध्यान रखना अमेरिका का वास्तु स्थापत्य जो ये गुंबद को बनाया था, कौन सा गुंबद, जी ओडेसिक जो गुंबद था ना वो अमेरिका में जिस वास्तु स्थापत्य मतलब जो बनाने वाला कारीगर था, ठीक है, उसी को बोला जाता है वास्तु स्थापत्य। ये जो कारीगर था ना उसका नाम था बंकमिंस्टर फुलेरिन, और उसी के नाम पर जब उसी गुंबद के जैसा फुलेरिन दिखा ना तो इसीलिए इस फुलेरिन का नाम जो है क्या रख दिया गया, बंकमिंस्टर फुलेरिन रख दिया गया। आगे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा नाम जो फुलेरिन को दिया गया है C60 को, वो दिया गया है बंकी बॉल। इसको बंकी बॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, तो C60 की जो संरचना है ना ये फुटबॉल जैसा होता है, ठीक है, और फुटबॉल जैसा होने के कारण ही इसका नाम जो है क्या रखा गया, तो बंकी बॉल रखा गया। आई होप तुम लोग को तीनों जो है ना अपर रूप जो है कार्बन का वो समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो दूसरा जो हम लोगों का इसमें टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की अगर रुख कर रहे हैं आज के क्लास का, और दूसरा टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये झारखंड बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में हमेशा जो है कोई ना कोई डायग्राम आपसे बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, तभी आप अच्छे से इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो समझिए। सबसे पहला जो डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं वो है हम लोग F2, ठीक है। F2 का डायग्राम कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा ये समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए ये जो है ना ये फ्लोरीन है, ठीक है। अब फ्लोरीन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो यहाँ पे F2 है, मतलब 2F रहेगा। 2F हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बना दिए है ना। अब समझो सबसे पहले फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है, मतलब उसका परमाणु संख्या अगर हम लोग नहीं भी जानते हैं ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को कि इसके जो बाहरी कक्षा होता है, ठीक है, उस बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी पर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखते हैं, ठीक है। तो बाहरी कक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके बाहरी कक्षा में जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी परमाणु संख्या जो होगी ना फ्लोरीन की ये कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि 8 2 10 और 7 17, इसीलिए ये बाहरी कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहे तो 2 फ्लोरीन है, हम लोग 2 फ्लोरीन यहाँ पे लिख दिए, समझना है इसको। अब इसके बाहरी संरचना में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। इसको स्टक पूरा करने के लिए फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना, क्योंकि 8 में स्टक पूरा हो जाएगा।
अब एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन को हमको दर्शाना है, तो मान लेते हैं 2 यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए, 2 यहाँ पे दर्शा दिए, 2 यहाँ पे दर्शा दिए। ठीक उसी तरह इसमें भी जो है हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए, यही है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है, ये जो है ना, ये इस तरह का जो है अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा। देखो इसका स्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी कक्षा में। उसी तरह ये जो फ्लोरीन है ना, ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप का, ये जो फ्लोरीन है इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेगा, है ना। तो ये जो है दोनों फ्लोरीन का क्या हो गया, स्टक पूरा हो गया। और हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग बिंदु से दिखाते हैं वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। चलो दूसरे, अगर हम लोग NH3 क्या है, ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, देखो NH3 भी नहीं दे सकता है, सूत्र को याद रखना, ठीक है। ये जो है अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया में 2 तत्व होता है, एक नाइट्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन जो होता है कितने होता है, 3 होता है, ध्यान रखना। अब अमोनिया का सूत्र पूछेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना, सूत्र इसका NH3 होगा, ठीक है। अब चलो इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम क्या देखें कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है वो 1 है, यही ना। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन जो है ये 3 है। तो मान लो हम हाइड्रोजन जो है, 1 सेकेंड, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 1 है और हाइड्रोजन 3 है। मान लो हम एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए, एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ दिखा दिए। अब हाइड्रोजन का परमाणु जो संख्या होता है वो 1 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। अब देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या बिंदु से दिखा दिए। तुमको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो 2 जब तत्व रहेगा ना, तो 2 तरह से दर्शाने का काम करना, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, तो इसका जो होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐसे दर्शा दिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पे ऐसे दर्शा दिए, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐसे, 3 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पे दर्शा दिए, है ना। अब देखो हाइड्रोजन को स्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से समझना, दूसरे कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इसका स्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कोश में। देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, थोड़ा सा काउंट करो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया का कुछ जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा वो इसी तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि ये जो अमोनिया का आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शेयर नहीं हुआ है, साझेदारी इसकी नहीं हुई, जो भी साझेदारी हुई है यहाँ दोनों की, यहाँ दोनों की, यहाँ दोनों की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलो तीसरा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की ओर चले तो हाइड्रोजन सल्फाइड का है। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 तत्व है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, H2S है, मतलब हाइड्रोजन 2 और सल्फर जो है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि ये जो हाइड्रोजन है, क्या चीज हम लोग कह रहे हैं, हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन जो है ना, उसके बाहरी तत्व
जो है उसमें कितने परमाणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक है, हम जान रहे हैं। सबसे पहले एस बनाओ, इसके दोनों और क्या करो, हाइड्रोजन बना दो, है ना। अब देखो हाइड्रोजन का जानते हैं एक होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या एक यहाँ पे बना दो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सल्फर का जो होता है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। अब देखो इसका 2 यहाँ बना दिए, 2 यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, ठीक है। ये अगर दूसरा अगर सिंबल से दर्शाना चाहती हो तो दर्शा सकती हो, ताकि तुम लोग को पता चले कि कौन सल्फर का है कौन हाइड्रोजन। अब देखो इसके स्टक हो पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि सल्फर का कैसे पूरा होगा। तो सल्फर का पूरा होने के लिए देखो इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं तो काउंट करो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो है सल्फर का भी स्टक पूरा हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनेगा, जिसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बात करें तो CCl4 का संरचना कैसा बनेगा, देखते हैं। यहाँ पे भी 2 तत्व है, कार्बन जो है वो 1 है और क्लोरीन जो है यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले बीच में हम लोग किसको रखेंगे, तो कार्बन को रखेंगे। अब यहाँ पे जो है ना क्लोरीन जो है वो इसके हम लोग चारों ओर दर्शा देते हैं, है ना, चारों ओर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को हम लोग दर्शा दिए, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाहरी मतलब कोश में अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, ठीक है। क्या हम लोगों को देखना पड़ता है कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो इसके बाहरी कोश में क्लोरीन का 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग 7 को दर्शा देते हैं, मान लेते हैं इसको तीर से ही दर्शाते हैं, ठीक है। 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, एक यहाँ पे दर्शा दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग दर्शाना चाहे तो एक जो है यहाँ पे दर्शा देंगे, और ये जो है 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, यही ना। यहाँ पे भी हम लोग एक यहाँ पे दर्शा दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 होता है। अब दूसरे से बता दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। अब देखो एक क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, देखो इसके पास 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। एक क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, इसके भी हो गए। एक क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, हो गए। यहाँ पे भी दिखा दो, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 इधर हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, देखो 8 हो गया। अब बच गया कार्बन, तो कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए जो चाहिए वो 8 चाहिए, देखो इसका भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। तो ध्यान से इसको जो है समझने का प्रयास करना एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसीलिए 2 प्रतीक से दिखा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। चलो अगले हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो अगला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है, ये देखो यहाँ से जो है ना ये 4 जो है, ये 4 हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा जो है ना तुम लोग को हम कहेंगे कि इसको क्या करना है। तो इसको जैसे देखो CH3 CO और फिर CO3 है, इसका अगर हम लोग हिंदी नाम अगर देखें तो इसका हिंदी नाम है प्रोपेनॉन, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनॉन है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें किसकी बात, किस चीज़ का बताओ, C2H6, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, C2H6 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये तुम लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगी इसका नाम क्या है, ठीक है।
H6 और C2H4 और C2H5OH का, ये 3 तुम लोग को हम होमवर्क दिए हैं, क्योंकि इसको खोजने के बहाने ही कम से कम तो पढ़ोगे तुम लोग, तो इसीलिए जो है तुम लोग को ये दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो हम लोग इसका बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आगे तो सबका नाम उम सब बताएंगे ही, ठीक है। चलो, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो देखना है इसका देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, कितने कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 कार्बन, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन को दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि H5 है, H कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H5 है, मतलब एक H हम यहाँ बैठा दिए, 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 एक H हम यहाँ बैठा दिए। देखो 5 H जो है वो हो गया। यहाँ पे समझने का प्रयास करो, 1 सेकेंड। चलो फिर से हम लोग इसको समझते हैं, कुछ यहाँ पे आ गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे C2 है, मतलब हम लोग कार्बन 2 ले लिए, और जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 5 है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग 5 ले लिए, ठीक है। अब कहता है कि एक ऑक्सीजन और एक फिर हाइड्रोजन यहाँ पे है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसके बगल में ही हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब समझो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ पे 1 जो है हर जगह इसका इलेक्ट्रॉन जो है हम दर्शा दिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो होता है ना 5 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 5 जो है हम यहाँ पे क्या किए, इसको दर्शा दिए। ये ऑक्सीजन का हो गया 5। अब कार्बन का जानते हैं कि 4 होता है, इसका 4 बिंदु जो है यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह बनाना, ताकि अच्छे से बनेगा। फिर यहाँ कार्बन है, इस कार्बन को 4 बिंदु यहाँ दिखा दो। हाइड्रोजन का तो हम एक एक हर जगह दिखा दिए हैं, यही है ना। अब देखो सबसे पहले ये जो है कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ये हाइड्रोजन का देखो अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का देखो अष्टक पूरा हो गया है, इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस कार्बन की अगर हम लोग अष्टक पूरा की अगर बात करें तो इसका अष्टक जो है कुछ इस प्रकार पूरा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इस अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसका अष्टक जो है इस प्रकार कुछ पूरा हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का यहाँ और एक कार्बन का यहाँ। इसका अष्टक जो है कुछ इस प्रकार पूरा होगा, ठीक है। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का अष्टक कैसे पूरा होगा, तो ध्यान दो इसको कि यहाँ से 2 1 3 और यहाँ से 2 4, 2 और 2 4 1 5 और 2 यहाँ पे हो गया क्या, 7 हो गया, ठीक है। यानी हमको कितना चाहिए, हमको 8 चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी ना। देखो 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन भी अष्टक पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन का बचा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पूरा करने के लिए जो है ना, ऑक्सीजन के अगर हम लोग देखें इसकी बाहर में कितनी होता है, अभी बता चुके हैं कि इसके ऑक्सीजन का जो है ना बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे समझ लो इसका 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसका देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 2 यहाँ 6 और 2 यहाँ 8। देखो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह समझना, पहले हाइड्रोजन को फिल करना, फिर कार्बन को फिल करना, फिर ऑक्सीजन को फिल करना, उसके बाद फिर जो है हाइड्रोजन को फिल करना, ठीक है। और इस तरह जो है 8 जो है तुम अपने आंख से काउंट कर लेना और उसका जो है सर्कल लगा देना, आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है CH3CO CH3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखें तो देखो C के में सबसे पहले अगर देखें तो थोड़ा सा समझना, हम इसको ढक रहे हैं, बड़ा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले C है और हम लोगों का 1 सेकेंड C है और हम लोगों का CH3 है, मतलब 3 H है,
3 H हम लोग एक C के पास दिखा दिए, फिर से C है ना, फिर से क्या है, C है और O है, हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, फिर से C है और उसके पास 3 H है, एक H यहाँ हम लोग दर्शा दिए, एक H यहाँ दिखा दिए और एक H यहाँ दिखा दिए। अब समझो एक एक करके, कार्बन का कितना होता है बाहरी कोश में 4, 1 2 3 4 हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब चलो ऑक्सीजन का होता है 1, इस ऑक्सीजन का हम लोग जो है तीनों साइड दिखा दिए। इस कार्बन का 4 होता है, 4 बिंदी दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो होता है ना 4 बिंदी, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना इसको कट करो, ठीक है, यहाँ पे 2 दिखाओ क्योंकि हमको ऑक्सीजन का पूरा करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसका 6 होता है, 2 2 4 हम लोग 2 6 बना दिए, ठीक है। अब इसका एक यहाँ पे दिखाओ, एक यहाँ दिखाओ, एक यहाँ दिखाओ, ठीक है। कार्बन का 4 दिखा दो, फिर ये 4 हो गया। अब देखो ये बनेगा कैसे, ये सबसे पहले समझना, फिर से एक कलर दूसरा ले लेते हैं। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, ये इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा, इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा। अब यहाँ पे कार्बन का अष्टक पूरा करना चाहेंगे तो कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा होगा। हो गया 8, देख लो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखो इसका अगर हम लोग इस कार्बन का अष्टक पूरा अगर करना चाहे तो इसका अष्टक जो है कुछ इस प्रकार पूरा होगा, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7 यहाँ से। अच्छा यहाँ से 7 ही हुआ, कैसे 7 हुआ भाई, अच्छा सॉरी, ये जो होगा ना ये छूट गया, ठीक है। ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो अब 8 हो गया, ये जो है ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इसको समझना। देखो 4 यहाँ से, 5 6 7 8। अब इस कार्बन की अगर हम लोग इस हाइड्रोजन की बात करें, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए क्या होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका था, CH3CO CH3 का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसका था, ध्यान रखना। चलो आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला हम लोगों का क्या था, अगला हम लोगों का है C2H6, यानी इसके पास C जो है वो 2 रहेगा, यानी 2 रहेगा, और H जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब देखो हम लोग जो है ना, अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो संरचना हम लोग देखते हैं इसका और समझते हैं। सबसे पहले C2 बना दिए, हाइड्रोजन 6 दिखाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ। समझो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन का 4 मतलब 4 बिंदु दिखा दिए, ठीक है, बहुत ईजी है कार्बन वाला में। देखो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, पूरा हो गया हाइड्रोजन का अष्टक, क्योंकि 2 में इसका पूरा। अब इस जो है कार्बन का अष्टक हम लोग पूरा करेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। इस कार्बन की अगर हम लोग अष्टक पूरा करने चाहे तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। इसी तरह C2 और H6 का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब उसी तरह हम लोगों को C2H4 का बनाना है, ठीक है। तो C2H4 का बनाए तो सबसे पहले हम लोग C जो है वो 2 लिखेंगे, यानी कार्बन 2। हाइड्रोजन जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन हम लोग कुन्ना में इसको दिखा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान होगा दर्शाने में। यहाँ पे क्या है, ऐसे दर्शा देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है वो कितने हो गए, तो इसके जो है वो 4 हो गए, ठीक है। इसके दिखा दीजिए, इसके सामने 4 हो गए। देखो ये हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन जो है पूरा, ये हाइड्रोजन भी पूरा। अब कार्बन का अष्टक पूरा कैसे होगा, तो समझो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 2 5 1 6 और 1 7 1 8, ठीक है। इस तरह ये हाइड्रोजन जो है ये पूरा हो जाएगा इसका अष्टक। अब यहाँ से देखो इसका जो है ना यहाँ पे 2 दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो कुछ इस टाइप का इसका जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी यहाँ मत दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है ना दिखाने में आसानी हो, ठीक हो। देखो तुम इसको जो है स्ट्रक्चर को अपने अनुसार अपने खुद तुमको पता चल जाएगा कि कैसे अच्छा बनेगा और कैसे खराब, ठीक है।
क्योंकि ये अब तुमको खुद बता देगा जब तुम सर्कल करोगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है ये तुम लोगों का खत्म हुआ। अगला जो टॉपिक होगा वो सर्वतोमुखी होगा कार्बन का, और हाइड्रोकार्बन को हम लोग उसमें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग को। और तुम लोग को फिर से कहे कि कम से कम जो है इतना अगर तुम लोगों को मिल रहा है कुछ पढ़ने को, तो थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक भी किया करो, ताकि अदर बच्चे जो है ना, अन्य बच्चे जो है जो नहीं जानते हैं इस क्लास के बारे में, वो देख के मोटिवेट होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम लोगों को इसी प्रकार जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है देखते रहे और तुम लोग जो है अच्छे मार्क्स से पास होते रहो। प्यारा सा कमेंट करो ताकि बच्चे देख के मोटिवेट हो, और दूसरे लोगों तक शेयर करो। ठीक है, विद्या बांटने से बंटता है। ठीक है, विद्या जो है ना जितना बांटोगे उतना तुम्हारे पास आएगा। विद्या विद्या जो है सरस्वती माँ का ये वरदान है कि विद्या जितने बांटोगे उतने बटोगे। ठीक है, क्यों, यहाँ पे समझो, एक टीचर तुमको बता क्यों रहा है, उसके पास अगर ज्ञान है तो तुम्हारे पास क्यों दे रहा है, इसलिए ताकि जितना ज्यादा ज्ञान हम उसको देंगे मेरे अंदर इतने ज्ञान की उपज होगी। ठीक है, तो विद्या जो है बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तुम लोग नैरो माइंडेड जैसा काम मत करो। ठीक है, इसीलिए शेयर भी किया करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी को। आशा उम्मीद करते हैं अच्छे से तुम लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से तुम लोग पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने गांव, समाज, माता पिता, हम लोगों का नाम रोशन करो। चलो, जय झारखंड, जय हिंद।